नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या प्रवीण में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य जो कि भारतीय इतिहास का प्राचीन भारत का तीसरा साम्राज्य माना जाता है। तीसरा साम्राज्य के लिए तो प्रथम हर्यंक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद में नंद वंश, और नंद वंश के बाद में चालू होता है मौर्य साम्राज्य। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। जैसा कि हमको पता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 या 21 ईसा पूर्व में किया था, और इसकी समाप्ति हुई 185 ईसा पूर्व में, जब मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या की गई। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और प्रथम शासक हुआ चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक हुआ बृहद्रथ। ठीक है, और बृहद्रथ की हत्या 185 ईसा पूर्व में की गई। 185 ईसा पूर्व में उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग था, और उसने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक पूरे भारत में विस्तृत रहा। भारत के अधिकांश भागों पर इसका शासन था। यहाँ की इसकी सीमाएं जो थी ये अफगानिस्तान यानी काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान तक भी विस्तारित थी। तो मौर्य साम्राज्य जो था ये प्राचीन भारत का एक अखिल भारतीय या अखंड भारत वाला साम्राज्य था। आरंभ करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी बनता है देखते हैं क्या है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया किसके द्वारा? कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या चंद्रगुप्त द्वारा? अब देख लीजिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसने प्रथम भारतीय साम्राज्य को स्थापित किया, और इस साम्राज्य का नाम रखा गया मौर्य साम्राज्य, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य नाम लगाए जाने के कारण या मौर्य उपाधि धारण के कारण, और आगे आने वाले उसके वंशजों द्वारा मौर्य उपाधि धारण किए जाने के कारण इतिहासकारों ने इस वंश को मौर्य वंश नाम दिया। कनिष्क जो है ये कुषाण वंश का शासक है, बड़ा प्रतापी शासक है, और ये द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। वहीं जो हर्ष है ये वर्धन साम्राज्य का शासक है, और हर्षवर्धन मध्यकालीन प्राचीन इतिहास के अंतिम दशक में, जहाँ से हम देखते हैं 606 से और 645-47 तक ये भारत में शासन करता है। ये अंतिम हिंदू सम्राट होता है जो भारत के अधिकतम भूभागों पर शासन करता है। और जो चंद्रगुप्त है, अगर चंद्रगुप्त प्रथम माना जाए तो ये गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है। तो सही आंसर होगा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? वह है भास के ग्रंथ में, शूद्रक के ग्रंथ में, विशाख दत्त के ग्रंथ में या अश्वघोष के ग्रंथ में? तो सही आंसर है विशाख दत्त के ग्रंथ में। विशाख दत्त के ग्रंथ का नाम है मुद्रा राक्षस, और उसी मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन किया गया है। अगला है, सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने स्थापित की? बार बार सेंड्रोकोटस, यूनानी लेखकों ने सेंड्रोकोटस नामक एक राजा का उल्लेख किया है अपनी पुस्तकों में। तो सेंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य किसने माना? सर विलियम जोन्स ने, वी.ए. स्मिथ ने, डी.आर. भंडारकर ने या आर.के. मुखर्जी ने? सही आंसर है सर विलियम जोन्स ने। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की समानता चंद्रगुप्त मौर्य के साथ स्थापित की। निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर एक दूसरे से मिले थे, कौन कहता है? प्लिनी, स्ट्रेबो, जस्टिन या मेगास्थनीज? सही आंसर है जस्टिन। जस्टिन कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साथ मुलाकात की थी। अगला है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के या राजा जनक के? सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य को हो या कौटिल्य को हो या विष्णुगुप्त को हो, ये प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? अजय के नाम से, चाणक्य के नाम से, विष्णु के नाम से या देवगुप्त नाम से? सही आंसर है विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। चाणक्य का अन्य नाम था, इनके अन्य नाम क्या थे? भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या विशाख दत्त? तो सही आंसर है विष्णुगुप्त। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक है, आत्मकथा है, चंद्रगुप्त मौर्य काल का इतिहास है या शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है? सही आंसर होगा इसमें अर्थशास्त्र कौटिल्य का शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियों पर, धार्मिक जीवन पर या सामाजिक जीवन पर? सही आंसर है, नाम तो इसका अर्थशास्त्र है लेकिन लिखा गया है इसमें राजनीति के बारे में और शासन प्रबंध के बारे में। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है? मैकियावेली की रचना है द प्रिंस, उससे की गई है। कालिदास का मालविकाग्निमित्रम से, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र या तिरुवल्लुवर का तिरुक्कुरल? सही आंसर है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की गई है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला मुख्यता भवन बना था, यानी भवन मुख्यता बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का भवन मुख्यता बना था किससे? ईंटों से, पत्थर से, मिट्टी से या लकड़ी से? सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य का भवन लकड़ी से बना हुआ था। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल पर प्राप्त हुए हैं? वैशाली के, पाटलिपुत्र के, कपिलवस्तु के या श्रावस्ती के? तो जो कुम्भहार से प्राप्त हुए हैं वो पाटलिपुत्र के स्थल प्राप्त हुए हैं। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था किसका? कपिलवस्तु का, पाटलिपुत्र का, वाराणसी का या श्रावस्ती का? तो जो बुलंदीबाग है वो पाटलिपुत्र का प्राचीनतम स्थल है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की, यानी दक्षिण भारत में उसने विजय की? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने या कुणाल ने? किसने दक्षिण भारत की विजय की? तो सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु दक्षिण में हुई थी। ये अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण कर लिया था और संलेखना पद्धति के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंत किया जाके दक्षिण भारत में। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? किसने पहली बार जीता? हर्ष ने, स्कंदगुप्त ने, विक्रमादित्य ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो इन प्रांतों को पहली बार जीता चंद्रगुप्त मौर्य ने। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, कौन सा अभिलेख है? कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और अशोक का सोपारा अभिलेख? किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि इसका पश्चिम में प्रभाव था? तो हम देखते हैं कि जो रुद्रदामन है इसका जूनागढ़ अभिलेख, ये जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में। और इस रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का नामोल्लेख किया गया है। इससे यह पता चलता है कि इसका प्रभाव पश्चिमी भारत पर भी था। इसको कठियावाड़ा अभिलेख भी कहते हैं। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है कैसे? ग्रीक विवरणों से, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से, जैन परंपरा से या अशोक के स्तंभलेख द्वितीय से? सही आंसर है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध में अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया? सेल्यूकस को चंद्रगुप्त ने हराया, समुद्रगुप्त ने, अशोक ने, बिंदुसार ने या चंद्रगुप्त ने? सही आंसर है उस सेल्यूकस को हराया चंद्रगुप्त मौर्य ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? लोथल एंशियंट डॉकयार्ड है, डॉकयार्ड मतलब गोदीवाड़ा, यानी बिल्कुल सही है। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, यानी बुद्ध का प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन, सही है। राजगिरी लायन कैपिटल ऑफ अशोक, राजगिरी लायन कैपिटल ऑफ अशोक, ये गलत है। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, यानी बौद्धिस्ट मत की शिक्षा के लिए सबसे बड़ा केंद्र नालंदा है। तो 3 अगर हटा दिया जाए तो 1, 2 और 4 है, 1, 2 और 4 यानी सी। नेक्स्ट है, किसने सहिष्णुता, उदारता और कुर्मा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? किसने की? अशोक ने, कुर्मा मतलब कर्मा, अशोक ने, अकबर ने, रणजीत सिंह ने या शिवाजी ने? सही आंसर है अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और कुर्मा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की।
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? यानी अशोक के साम्राज्य में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंग। कौन सा सम्मिलित नहीं था? सही आंसर है श्रीलंका। कलिंग को उसने जीता था, बिहार उसके साम्राज्य में था पाटलिपुत्र, और अफगानिस्तान उसके बाबा ने जीत लिया था। अफगानिस्तान जैसे जब सेलुकस को पराजित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो संधि में ही चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान 4 नगर मिले, जो कि आज के अफगानिस्तान में स्थित हैं। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है तीर्थ यात्रा, मोक्ष में विश्वास, देवानाम प्रिय की उपाधि या पशु चिकित्सालय खोले जाने से। कैसे पता चलता है कि ये हिंदू धर्म में आस्था रखता था? हिंदू धर्म में आस्था रखता था, कैसे पता चले? तो सही आंसर है देवानाम प्रिय की उपाधि। वो लिखता है देवानाम प्रिय प्रियदर्शी राजा, यानी देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा। तो देवताओं का उल्लेख किया, यानी कि वो हिंदू धर्म में यानी सनातन धर्म में विश्वास करता था। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? किस स्रोत से? अशोक के अभिलेख से, दीपवंश से, महावंश से या दिव्यावदान से? किससे मिलता है? तो सही आंसर है दीपवंश से और महावंश से। ये 2 ग्रंथ हैं जो कि श्रीलंका के ग्रंथ हैं, मूलतः भारत के नहीं हैं, श्रीलंका से हैं। और इन्हीं में मिलता है कि अशोक ने बौद्ध संगीत का आयोजन किया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अग्रणी भूमिका निभाई, और इसी के माध्यम से श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध में, पाटलिपुत्र में, समस्तीपुर में या राजगृह में? तो सही आंसर है पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में जो तीसरी बौद्ध सभा आयोजित हुई वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। नेक्स्ट है, रज्जुक थे। रज्जुक कौन थे? चोल राज्य में व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत या शक सेना में अधिकारी? सही आंसर है मौर्य साम्राज्य में अधिकारियों को रज्जुक कहा जाता था। सार्थवाह किसे कहते हैं? दलालों को, व्यापारियों के लिए काफिले को, महाजनों को या तीर्थ यात्रियों को? सार्थवाह कहा किसे जाता है? सार्थवाह कहा जाता है व्यापारियों के काफिले के नेता को। व्यापारियों के काफिले को, नेता को सार्थवाह कहा जाता है, या इसको कह सकते हो व्यापारियों को ही सार्थवाह कहा जाता है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था किसने? हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने या कनिष्क ने? तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्म प्रवचन दिया, यानी उसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। तो वहाँ पर एक स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसने? हर्षवर्धन ने, अशोक ने, कनिष्क ने या गौतम बुद्ध ने? सही आंसर है अशोक ने। महात्मा बुद्ध को जब बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो ज्ञान देने के लिए अपने उन 5 मित्रों को ढूंढते हुए सारनाथ आए, जो उनके साथ कभी तपस्या में लीन थे। और सारनाथ में आके सर्वप्रथम उन्होंने अपने 5 ब्राह्मण मित्रों को दीक्षा दी और उसके बाद वहीं से धर्म प्रचार प्रसार का कार्य आरंभ किया। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? अमरावती स्तूप, भरहुत स्तूप, सांची स्तूप या सारनाथ स्तूप को किसको सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? तो सही आंसर है सांची के स्तूप को। सबसे बड़ा स्तूप है सांची का स्तूप। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है? किस भाषा में? तमिल में, पाली में, संस्कृत में या हिंदी में? सही आंसर है मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त ने, कौटिल्य ने, अशोक ने या गौतम ने? सही आंसर है अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। कौशाम्बी, अच्छा ये स्थान है और ये स्मारक या भवन है। किस स्थान पे कौन सा स्मारक या भवन स्थित है? तो कौशाम्बी में क्या स्थित है? घोषिताराम विहार कौशाम्बी में है, श्रावस्ती में है सहेत महेत, सारनाथ में है धमेक स्तूप और कुशीनगर में है रानाभर स्तूप। देखते हैं कोई मेल खाता है। ए का दो यानी आंसर सही होगा सी।
तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए। उन्होंने इस मार्ग का अनुगमन किया। नीचे दिए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। किस मार्ग से वो गए? तो देखते हैं किस मार्ग से गए। सही आंसर आपका होगा बी। सबसे पहले कहाँ गए? गया। उसके बाद गए कुशीनगर। उसके बाद में गए लुम्बिनी। इसके बाद में गए कपिलवस्तु और उसके बाद में गए सारनाथ और सबसे लास्ट में गए श्रावस्ती। ये क्रम है अशोक की यात्रा का। अशोक ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तो बौद्ध धार्मिक स्थलों पर उसने यात्रा आरंभ की, तो क्रम से इन जगहों पर वो यात्रा के क्रम में गया। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। किस भाषा में शिलालेख लिखे गए? संस्कृत में, प्राकृत में, पाली में या हिंदी में? तो सही आंसर है प्राकृत में। अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? कालसी का अभिलेख, गिरनार का, मेरठ का या शाहबाजगढ़ी का? तो सही आंसर है शाहबाजगढ़ी का। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा दो ऐसे अभिलेख हैं जिसको अशोक ने खरोष्ठी लिपि में लिखवाया है। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पाली में, संस्कृत में, प्राकृत में या ब्राह्मी में? सही आंसर है प्राकृत में। पत्थर पर लिखे गए प्राचीनतम अभिलेख जो हैं वो प्राकृत भाषा में हैं, क्योंकि प्राकृत भाषा का आरंभ अपने अभिलेखों में अशोक ने करवाया था और सबसे प्राचीनतम पढ़े गए अभिलेख अशोक के अभिलेख हैं। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? किस जगह उत्कीर्ण था? पत्थर की पट्टियों पर, मोहरों पर, स्तंभों पर या सिक्कों पर? तो सही आंसर है पत्थर की पट्टियों पर, यानी शिलालेखों पर। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? व्हीलर ने, रॉबर्ट सेविल ने, जेम्स प्रिंसेप ने या कॉड्रिगटन ने? तो सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने। प्रिंसेप पा है, सा की जगह पा है, तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के ब्राह्मी लिपि वाले अभिलेखों को पढ़ा। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप था, क्योंकि इसने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा और ब्राह्मी लिपि वह जो अशोक के अभिलेखों में थी। अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा सफलतापूर्वक। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है वह कौन सा है? नागार्जुन कोंडा, अनुराधापुर, ब्रह्मगिरी और मास्की? तो सही आंसर है अनुराधापुर। यहाँ पे अशोक से प्राचीन भी ब्राह्मी लिपि का पता चला है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? यानी इधर से इधर को इस क्रम में लिखी जाती थी, जैसे कि उर्दू लिखा जाता है। ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा और खरोष्ठी? तो सही आंसर है खरोष्ठी। खरोष्ठी हिंदी के विपरीत लिखी जाती है, जैसे हिंदी अंग्रेजी लिखी जाती है वैसे ना लिख के उर्दू की तरीके से, यानी पीछे से ऐसे लिखते आते हैं, जैसे लिखते हैं राम। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतया जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है चक्रवर्ती, धर्मदेव, प्रियदर्शी या धर्मकीर्ति? तो अशोक ने अपने अभिलेखों में अपना नाम प्रियदर्शी लिखाया है। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों में के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पॉलिश है, बिल्कुल सही है। ये अखंड है, बिल्कुल सही है। स्तंभों को शिफ्ट शुंडाकार है, बिल्कुल सही है। यह स्थापत्य संरचना के भाग हैं, गलत है। स्थापत्य मतलब ये घरों में लगे हैं, तो ये गलत है, कहीं घरों में लगे नहीं है, घरों मंदिरों कहीं नहीं लगे हैं, ये सीधे सीधे लगाए गए हैं। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? कालसी अभिलेख में, रुमिनदेही अभिलेख में, कलिंग विशिष्ट राज्यादेश में या मास्की में? सही आंसर है अशोक का 4 अभिलेख ऐसा है जिसमें अशोक का नाम मिलता है। मास्की, गुर्जरा, उदयगोलन और निट्टूर, ये 4 अभिलेख ऐसे हैं जहां पर अशोक के नाम का उल्लेख सीधे सीधे हुआ है। बाकी अभिलेखों में अशोक के लिए प्रियदर्शी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। कौन कौन से अभिलेख? मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उदयगोलन। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है? भाब्रू में, 13वां शिलालेख में, रुमिनदेही स्तंभ लेख में और मास्की लघु शिलालेख में? तो सही आंसर है मास्की लघु शिलालेख में।
अशोक का रुम्हिनदेही स्तंभ संबंधित है किससे? बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के प्रथम उपदेश से, बुद्ध के शरीर त्याग से। तो मैंने बताया रुम्हिनदेही जो है वो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? गुर्जरा, इसको गुर्जर नहीं गुर्जरा बोलते हैं। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, राजस्थान के जयपुर या बिहार के चंपारण जिले में। तो सही आंसर है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया है कौन है? मास्की का लघु स्तंभ, रुम्हिनदेही स्तंभ, क्वीन स्तंभ या भाब्रू स्तंभ। क्वीन स्तंभ को हम रानी का स्तंभ भी कहते हैं। तो सही आंसर होगा यहाँ पे भाब्रू का स्तंभ। भाब्रू के स्तंभ में स्वयं को अशोक ने मगध सम्राट कहलवाया है। कालसी प्रसिद्ध है बौद्ध चैत्य के लिए, फारसी सिक्कों के लिए, अशोक के शिलालेख के लिए या गुप्तकालीन मंदिरों के लिए। तो कालसी उत्तराखंड की एक जगह है जहाँ पर अशोक का एक अभिलेख मिला है, तो इसलिए अशोक के अभिलेखों के कारण कालसी प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ पर मिली है? नैनी में, पौड़ी में, टिहरी में या कालसी में? तो सही आंसर है कालसी में। कालसी उत्तराखंड की एक जगह है जहाँ पर अशोक का एक अभिलेख मिला है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का यानी विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में हुआ है? शिलालेख 1, 2, 12 या 13? तो कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। अशोक का निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अशोक के अभिलेख हैं कौन सा? 13वां, 12वां, 7वां या भाब्रू लघु शिलालेख? तो सही आंसर है 12वां। 12वां शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बताता है। अशोक के प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित है। कौन सा शिलालेख है जो संगम राज्य के बारे में बताता है? तो देखते हैं कौन कौन सा है। 1 और 10, 1 और 11, 1 और 12 और 1 और 14 संगम राज्य के बारे में बताते हैं। इसमें से कोई अभिलेख सही नहीं है क्योंकि संगम राज्य के बारे में बताते हैं द्वितीय शिलालेख और 13वां शिलालेख। द्वितीय और 13वां शिलालेख, जो इसमें से कोई नहीं है। तो सही आंसर है द्वितीय और 13वां शिलालेख से संगम के बारे में जानकारी मिलती है। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं हुआ है? चोल, पांड्य, सतियापुत्र और सातवाहन। सही आंसर है सातवाहनों का उल्लेख चोलकालीन मौर्यकालीन अभिलेखों में नहीं हुआ है। टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे कहाँ का शासक था? यानी टालमी कहाँ का शासक था? सायरेन का, मिस्र का, मकदूनिया का या सीरिया का? तो सही आंसर है मिस्र का शासक था। टालमी मिस्र का। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का शासक था? तुर्मे, उसके अभिलेखों में तुर्मे नाम आता है। तो मिस्र का था, कोरिंथ का, सीरिया का या मैसेडोनिया का? तो सही आंसर है मिस्र का। तुर्मे मिस्र का शासक था। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजनयिक संबंध थे? जैसे मैंने बताया कि अशोक का संबंध मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस के साथ था, तो इसका मतलब सीरिया और मिस्र किसका संबंध था? चोलों का, गुप्तों का या मौर्यों या पल्लवों का? तो सही आंसर है मौर्यों का संबंध था। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीन शाही आदेश है? किस अभिलेख में प्राचीन काल में संकट काल के समय उपयोग किए जाने के बारे में उल्लेख किया गया है? किस अभिलेख में संकट काल के समय? सोगौरा ताम्रपत्र, अशोक का रुम्हिनदेही, प्रयाग प्रशस्त या चंद्र का मेहरौली लौह स्तंभ? सही आंसर है सोहगौरा। सोहगौरा स्तंभ लेख में अन्नागारों की बात की गई है। ऐसे अन्नागार जो आपातकाल में जनता के लिए खोले जाते थे। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। बिल्कुल सही है।
कलिंग दक्षिण भारत को नियंत्रित करता था, बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है। ए आर की व्याख्या करता है, या ए और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। तीसरा, ए सही है आर गलत है, और चौथा ए गलत है आर सही है। सही क्या है? ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। इसीलिए जोड़ता है क्योंकि दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व भारत में जाने के लिए कलिंग अवरोध का काम कर रहा था, तो इसलिए उसको जीत के जोड़ लिया। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया, बिल्कुल सही है। भू अनुदान के विरुद्ध किसानों ने विद्रोह किया, गलत है। किसानों ने कभी विद्रोह नहीं किया, तो ए सही होगा, आर गलत होगा, यानी सी सही है। अगला है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? अशोक के, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त मौर्य के, या हेमू के? सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज आया था, जिसने अपनी एक पुस्तक लिखी इंडिका। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा? 4, 5, 6 या 7? तो सही आंसर है 7 श्रेणियों में बांटा। उसको ये नहीं समझ में आया कि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था क्या है और जाति व्यवस्था क्या है, तो वो कर्मों को आधार मानकर अपने अनुसार भारतीय समाज को 4 वर्णों में बांट दिया, 7 श्रेणियों में बांट दिया, 7 श्रेणी। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। कहाँ पे? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, पुराणों में, या मेगस्थनीज की इंडिका में? तो सही आंसर है मेगस्थनीज की इंडिका में उल्लिखित है कि मौर्य साम्राज्य को मेगस्थनीज से 7 प्रांतों में विभाजित किया है। 7 प्रांतों नहीं, 7 वर्गों में, समाज को 7 वर्गों में। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, पाटलिपुत्र का प्रशासन किसमें है? दिव्यावदान में, अर्थशास्त्र में, इंडिका में, या शिलालेख में? तो सही आंसर है इंडिका। मेगस्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत वर्णन करता है या विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? नगर प्रशासन के बारे में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, विशाख का मुद्रा राक्षस, या अशोक का अभिलेख? कौन सा ऐसा है जो नगर प्रशासन के बारे में उल्लेख करता है? तो सही आंसर है मेगस्थनीज की इंडिका। इसने मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया है विस्तार से। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, इंडिका, या पुराण? तो सही आंसर है इंडिका। इंडिका का मूल लेखक कौन है? नियार्कस, मेगस्थनीज, प्लूटार्क, या डायोडोरस? सही आंसर है मेगस्थनीज। मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने विकास किया संस्कृत तथा कला का, बिल्कुल सही है, मौर्यों ने खूब विकास किया। सोने के सिक्के का, प्रांतीय विभाजन का, बिल्कुल सही है। हिंदुकुश तक साम्राज्य का, बिल्कुल सही है। तो गलत क्या है? गलत है सोने के सिक्के मौर्य साम्राज्य ने नहीं चलवाए, तो बी हटा दो, बाकी सब है ए, सी, डी, यानी कि डी सही है। भाग एवं बलि थे क्या है? भाग और बलि क्या है? सैनिक विभाग है, धार्मिक अनुष्ठान है, राजस्व के स्रोत, या प्रशासनिक विभाग? सही आंसर है राजस्व के स्रोत हैं भाग और बलि। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? अग्रोनोमोई, शुल्काध्यक्ष, सीताध्यक्ष, या अकाराध्यक्ष? किसके द्वारा वसूल किया जाता था कर को? तो करों के वसूलने का काम करता था सीताध्यक्ष। मौर्य साम्राज्य का एक अधिकारी था सीताध्यक्ष, वो करों की वसूली करता था। मौर्य मंत्री परिषद निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? मौर्य मंत्री परिषद में कौन? समाहर्ता, व्यवहारिक, अंतपाल, या प्रतिष्ठा? कौन ऐसा है जो राजस्व को एकत्रित करता है? तो सही आंसर है समाहर्ता, ये राजस्व संग्राहक था। निम्नलिखित में से कौन मौर्ययुगीन अधिकारी तौल मान का प्रभारी था? पौतवाध्यक्ष, पंड्याध्यक्ष, शूनाध्यक्ष, या अंतपाल? सही आंसर होगा पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष माप और तौल का अधिकारी हुआ करता था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वैशाली, नालंदा, उज्जैन, या तक्षशिला? कौन सा था? सही आंसर है तक्षशिला। मौर्य काल से भी प्राचीन काल में तक्षशिला की स्थापना की गई थी और ये शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था।
वर्तमान नगरपालिका का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? नाप तौल में बांटों का निरीक्षण जारी है? नहीं जारी है। वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करना? नहीं जारी है। जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण? बिल्कुल जारी है। शिल्पकारों का संरक्षण? गलत है। तो जारी कौन सा है? जन्म और मृत्यु का पंजीकरण हमारे संविधान में सेम वही ले लिया जो मौर्य साम्राज्य में चलता था। मौर्यों के शासन में स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? स्वायत्तशासी पंचायतों को संचालित करने का काम किसने किया? कुषाणों ने, द्रविड़ों ने, आर्यों ने या मौर्यों ने? सही आंसर है मौर्यों ने किया। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? परित्यक्त पत्नी के विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है किसमें? कामसूत्र में, मानव धर्मशास्त्र में, शुक्र नीति में या अर्थशास्त्र में? तो सही है अर्थशास्त्र में परित्यक्त पत्नी के साथ विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? जातक में, मनुस्मृति में, याज्ञवल्क्य में या अर्थशास्त्र में? तो सही आंसर है मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। भारत में आने वाले इन व्यक्तियों का कालक्रम क्या है? ये व्यक्ति जो भारत में आए इनका कालक्रम क्या है निर्धारित करना है। तो हम देखते हैं कि मेगस्थनीज आ रहा है मौर्य शासन काल में, यानी 305 बीसी में आ रहा है। तो सबसे पहले तो मेगस्थनीज आएगा। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि आ रहा है फाहियान, गुप्त काल में आ रहा है। तो गुप्त काल है लगभग 415 चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया है। तो गुप्त काल में आए तो पहले मौर्य काल फिर गुप्त काल। उसके बाद हम देखते हैं कि इत्सिंग आए हैं, इत्सिंग आ रहे हैं, इत्सिंग आ रहे हैं 700 ईस्वी के आसपास, और ह्वेनसांग आ रहे हैं 610 या 20 ईस्वी के आसपास। तो इस प्रकार देखते हैं कि पहले आया मेगस्थनीज, फिर आया फाहियान, फिर ह्वेनसांग और चौथे में इत्सिंग। तो 3 1 4 2 कहीं पे है 3 1 4 2 यानी बी सही होगा। इसमें मिलान करना है किसकी उपाधि क्या थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की उपाधि क्या थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रिकोटस कहा जाता था, बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था, यानी जिस दुश्मनों को खा जाए ऐसा हो। अशोक को प्रियदर्शी कहा गया और चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा गया। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर सही बनता है। ए का 2 और बी का 3, ए का 2 बी का 3 दोनों लग रहा है। सी का अशोक का ए, यानी कि सही आंसर होगा सी। अगला है अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? मैंने आरंभ करते ही बताया कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे। जोलॉक थे, अवंती वर्मा थे, नंदीवर्धन थे या बृहद्रथ? तो सही आंसर है बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट थे। इसको देखते हैं, कथनों पर विचार करना है। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की, बिल्कुल सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूत की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वसुदेव कांडू ने की और उसने सिंहासन हथिया लिया, बिल्कुल सही, ये भी सही है। आंध्र ने कांडू राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित कर दिया, यानी ये भी सही है। आपका सही आंसर है तीनों, ए बी सी डी, यानी 1 2 3 तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तीनों से समसामयिक नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजित। ये 3 समसामयिक हैं, एक समसामयिक नहीं है। तो हम देखते हैं बिंबिसार हरियंक वंश का, गौतम बुद्ध और कौशल नरेश प्रसेनजित हैं। मगध नरेश बिंबिसार, कौशल नरेश प्रसेनजित और गौतम बुद्ध, ये तीनों समकालीन हैं। जबकि मिलिंद इनके समकालीन नहीं है, मिलिंद बाद में हिंद यूनानी है जो आता है भारत में। ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। किसने ध्यान दिया? महापद्मनंद ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने या रुद्रदामन ने? किसने जल प्रबंधन के लिए ध्यान दिया? इसमें एक चीज़ देखो, टर्म पूछ लिया है, यही गलत हो जाता है, हमसे भी गलत हो सकता है और आप लोगों। ईसवी सन के पूर्व पूछ लिया है, पूर्व है ये, यानी ईसवी सन ईसा पूर्व में किन राजाओं ने जल संसाधन व्यवस्था पर ध्यान दिया? तो हम देखते हैं कि रुद्रदामन ने एक बांध का निर्माण करवाया है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में लगता है कि एक बांध का निर्माण करवाया है उसने।
उल्लेख किया है। लेकिन रुद्रदामन है 150 एडी के आसपास, तो ये तो ईस्वी में आ गया, करवाया ये भी है और आंसर ये भी दिया है। तो हम देखते हैं ईसा पूर्व कौन कौन करवाया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ये ईसा पूर्व के हैं। महापद्म नंद ने जल संसाधन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। तो हम देखते हैं 2 और 3, तो सही आंसर होगा बी। रुद्रदामन ने भी करवाया है, लेकिन रुद्रदामन ईसा ईस्वी में करवाया है, यानी 150 ईस्वी आ जाता है, और ये पूछ रहा है ईसा से पूर्व, तो इसलिए सही आंसर होगा अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य। अगर टोटल पूछ ले तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और रुद्रदामन। वही जल संसाधन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए रुद्रदामन ने अपने जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम उल्लेख कराया है। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह था। किसने उस झील का निर्माण कराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, रुद्रदामन ने या स्कंदगुप्त ने? तो मैंने कहा कि गिरनार में एक झील का निर्माण करवाया, तीनों ने उस पर काम किया, लेकिन किसने उस पर पहले काम किया? ये पूछ रहा है प्रथम शासक जिसने झील के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई या योगदान दिया। तो पहला शासक है चंद्रगुप्त मौर्य, बाद में अशोक ने उसको सुदृढ़ करवाया और सबसे अंतिम में रुद्रदामन ने। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम उल्लेख किया गया है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के नासिक, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का गिरनार और स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो सही आंसर है महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में वही जो गिरनार में एक झील का जीर्णोद्धार कराया गया है, उसी के परिप्रेक्ष्य में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का नाम उल्लेख किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार या विष्णुगुप्त? तो सही आंसर है बिंदुसार। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, अशोक ने या बिंदुसार ने? यूनानियों को किसने बाहर निकाला है? बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आपको देखने में लगेगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? सेलुकस को पराजित किया है, और सेलुकस क्या था? यूनानी था, तो इसलिए यूनानियों को बाहर किसने निकाला? सेलुकस, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस से युद्ध करके उसको बाहर कर दिया। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अशोक का शासन कैसा था? प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, केंद्रीकृत एकाधिपत्य, प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन या निर्देशित लोकतंत्र? तो सही आंसर है केंद्रीकृत एकाधिपत्य वाला शासन था। अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तीसरी बौद्ध परिषद से, कलिंग युद्ध से, उसका बौद्ध धर्म में अपनाना या सीलोन में उसका मिशनरी भेजना? तो जो उसका भारी परिवर्तन आया है वो आया है कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध हुआ 261 बीसी में, यानी 261 ईसा पूर्व में। निम्नोक्त में से मौर्य वंश का अंग नहीं था, यानी मौर्य वंश का शासक नहीं था? अजातशत्रु, बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा मौर्य वंश से नहीं है? अजातशत्रु। ये अजातशत्रु किस वंश से है? हर्यंक वंश का शासक है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? सबसे प्राचीन, मौर्य, गुप्त, कांडू या कुषाण? तो सही आंसर है मौर्य राजवंश, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रिय था? चंद्रगुप्त मौर्य शासक अशोक, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध या भगवान महावीर? तो हम देखते हैं कि अशोक ने अपने अभिलेखों में स्वयं के लिए देवानाम प्रिय नाम उल्लेख करवाया है, देवानाम प्रियदर्शी का। कलिंग युद्ध का वर्णन निम्नलिखित में से किस अशोक के अभिलेख में हुआ है? यानी अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया? रॉक एडिक्ट सेकेंड में, रॉक एडिक्ट 4 में, और रॉक एडिक्ट 6 में या रॉक एडिक्ट 13 में? तो यानी कि शिलालेख 13वां शिलालेख में किया गया है कलिंग युद्ध का वर्णन। अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में, यानी रॉक एडिक्ट 13 में किया गया है। कभी कभी अंग्रेजी में दे देता है ऐसे। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? वेनसोंग, मेगस्थनीज, इत्सिंग या फाहियान? मैंने ये प्रश्न बताया तो सबसे पहले आया मेगस्थनीज, फिर आया फाहियान, फिर आया हुएनसांग, और सबसे बाद में इसमें आए हैं इत्सिंग। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन राजदूत भेजा गया? कौटिल्य,
सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज या जस्टिन। तो सही आंसर है मेगास्थनीज। जब सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया तो मेगास्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, जिसने एक पुस्तक लिखी, इंडिका। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? चंदालिका, चारुलता, गौतमी या कारुआकी? तो सही आंसर है कारुआकी। कारुआकी ने अशोक को बहुत प्रभावित किया और एक अभिलेख में कारुआकी का नामोल्लेख किया गया है, इसी कारण उसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, बृहद्रथ या ब्रह्मगुप्त? तो सही आंसर है उपगुप्त। उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ? समुद्रगुप्त के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के या हर्षवर्धन के? तो सही आंसर है अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार दूर दूर के देशों में हुआ, यहाँ तक नेपाल, श्रीलंका आदि देशों में गया। चंद्रगुप्त मौर्य का काल प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तक्षशिला से, नालंदा से, वैशाली से या विक्रमशिला से? तो सही आंसर है तक्षशिला से। चाणक्य ने अध्ययन तक्षशिला से किया था और तक्षशिला तत्कालीन समय का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुआ करता था, जहाँ पे दुनिया के छात्र पढ़ने आते थे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।